हेलो एवरीवन। एमपीजीके के लेक्चर में मैंने भारत की नदियों का लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। भारत की नदियों में मतलब कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसका, और जा करके उसका अंत कहाँ पर होता है या मिलती कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी और उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सारी नदियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इनसे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। अब उसके बाद नदियों के बाद जो आपका एक टॉपिक आता है वो आता है कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है और बहुत सारे शहर जो हैं वो नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अब जब हम शहरों की चर्चा करेंगे कि नदी के किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अगर एक या दो शहर बसे हुए हैं किसी नदी के किनारे तो वो तो आसानी से याद रहता है, हम याद कर सकते हैं। लेकिन नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और काफी सारे जिलों को आप देख सकते हैं कवर करती है। बहुत सारे स्थान इसके तट पर बसे हुए हैं, इसीलिए मैंने नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों का और साथ ही नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बनते हैं, नर्मदा नदी द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर जलप्रपात बनाए जाते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। और नर्मदा के बाद और कोई भी नदी के बारे में इतना डिटेल से नहीं होगा, है ना। इसके बाद चाहे वो चंबल की बात हो, चाहे वो बेतवा की बात हो, चाहे वो क्षिप्रा की बात हो, अब किसी भी नदी की बात हो, अब हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे नर्मदा। और क्योंकि कारण एक और है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जलप्रपात, बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि हमेशा पूछी जाती है और जनरली याद नहीं रहता। इसलिए हम इसे मैप के सहारे से समझेंगे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये चीज 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप समय समय पर रिवाइज करते रहोगे तो आपको ये चीज नहीं भूल सकती। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश का मैप बनाया है और मध्य प्रदेश के मैप के अंतर्गत जो और जिले हैं वहां और जिलों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। मैंने केवल उन्हीं जिलों को यहाँ पर बनाया है जहां से नर्मदा नदी होकर गुजरते हैं या फिर नर्मदा नदी के आसपास वाले जिले, है ना। यहाँ पर मैंने सारे जिले नहीं बनाए हैं। तो आप अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सामने मध्य प्रदेश का एक मैप रख लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और भूलेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले शहडोल संभाग के अंतर्गत एक जिला आता है अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है, क्या नाम है उसका? अनूपपुर। अनूपपुर में एक स्थान है अमरकंटक। ये तो पता होगा, जनरली सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं नर्मदा नदी के बारे में पूरा डिटेल दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। तो जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है? अनूपपुर में अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के मैकल श्रेणी में, या फिर मैकल जो इसका अलग से पर्वत है, मैकाल पर्वत जो है ना, उस पे स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी। यहाँ पर हम केवल और केवल नर्मदा नदी की बात करेंगे, चाहे अमरकंटक से 2-3 नदियां और निकलती हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहां से निकलती है नर्मदा नदी और ये अनूपपुर में बहते हुए, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मैप खोलेंगे, मैप में देखेंगे अनूपपुर में बहते हुए और ये पहुंच जाती है डिंडोरी। अनूपपुर में एक सटा हुआ राज्य है, आप देखेंगे वो है डिंडोरी। ये आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। डिंडोरी से आप देखेंगे ये डिंडोरी, हाँ एक क्वेश्चन का क्या बन गया आपका? डिंडोरी किस नदी के किनारे स्थित है, या डिंडोरी जो जिला है वो किस नदी के पास स्थित है? तो किस नदी के पास? नर्मदा नदी के पास। उसके बाद डिंडोरी से नर्मदा नदी आगे चलते हुए पहुंचती है मंडला। मंडला भी जबलपुर के अंतर्गत आता है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत। तो डिंडोरी के बाद ये पहुंचती है मंडला। यहाँ पे आप जिले भी याद कर सकते हैं कि कौन से जिले से स्टार्ट होके फिर कहाँ से किन किन जिलों से होकर जाती है। मंडला पहुंचती है। दूसरा क्वेश्चन एक और तैयार हो जाता है आपका, मंडला किस नदी के पास है, या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है कौन सी? नर्मदा नदी। अब यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा नदी जब मंडला में पहुंचती है तो मंडला में एक कर्व का निर्माण करती है, ये एक कर्व बनाती है। ठीक है, कर्व बनाते हुए ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जबलपुर में पहुंचती है।
मंडला यहाँ पे सटा हुआ एक जिला है जबलपुर। जबलपुर में पहुंचती है और जबलपुर में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। जबलपुर में देखेंगे आप यहाँ पे एक बांध, देखिए जबलपुर में नर्मदा नदी में जलप्रपात के अलावा नर्मदा नदी के तट पर बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब है, मंदिर है ना, और ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है हम केवल उतनी चीजें देखेंगे। यहाँ पर बना हुआ है नर्मदा नदी पर बरगी बांध। जब आप परियोजनाएं पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे मैप में अच्छे से देखते हुए चलिए। क्या बना हुआ है? बरगी बांध। किस नदी पर बना हुआ है? अगला क्वेश्चन तैयार होता है, किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है नर्मदा नदी पर। बरगी बांध को एक और नाम दे दिया गया है, एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है रानी अवंती बाई। परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि बरगी बांध किस जिले में स्थित है? बरगी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? जबलपुर में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। बरगी बांध का अन्य नाम क्या है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बरगी बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? जबलपुर में स्थित है। आ गया समझ में? अब देखिए, अब ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए इसके तट पर भेड़ा घाट नामक स्थान है। सभी परिचित होंगे, इसे मुझे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। भेड़ा घाट नामक स्थान है और भेड़ा घाट में ही नर्मदा नदी, देखिए मैंने यहाँ पे लोकेशन अलग से इसलिए दिखा दी है कि भेड़ा घाट में भी थोड़ी सी दूर पर है, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है धुआंधार को देखने के लिए। ठीक है, तो ये धुआंधार स्थान भेड़ा घाट के अंतर्गत है। धुआंधार एक जलप्रपात है। तो आपने क्या क्या देखा? तटीय शहर तो देख ही रहे हो आप, वो तो आपको याद रखना ही है, और साथ ही साथ आप क्या देखते चल रहे हो? परियोजनाएं जो भी नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं और उसके साथ साथ जलप्रपात नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो भेड़ा घाट और भेड़ा घाट में है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये स्थित है जबलपुर जिले में। जबलपुर में भेड़ा घाट और बरगी बांध के अलावा एक बंदर कूदनी नामक भी स्थान है। आपने सुना होगा, हालांकि वो क्यों है ना ये स्थान, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बीच में नर्मदा नदी है और इसके दोनों ओर की चट्टानें काफी ऊपर उठी हुई हैं, काफी ऊपर उठी हुई। अक्सर नर्मदा नदी को जब आप टीवी में कभी ऐसा दिखाता है तो बंदर कूदने की ये जगह जरूर दिखाते हैं, उसमें टीवी में दिखाई जाती है। तो क्या है, बीच से नर्मदा नदी निकलती है और जो ये दोनों ओर की चट्टानें हैं वो काफी ऊंचाई पर है और ऐसा लगता है कि ऊपर देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि ये चट्टानें एक दूसरे से मिलने वाली हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है। इसी कारण इसका नाम बंदर कूदनी रखा गया है। तो यहाँ पर स्थित है बंदर कूदनी नामक स्थान यहाँ पे। और नर्मदा नदी के तट पर ही एक 64 योगिनी मंदिर है जो कि जबलपुर में स्थित है। जबलपुर जो भी जाएंगे घूमने के लिए तो 64 योगिनी मंदिर को जरूर वहां पर नाम लिया जाएगा कि ये भी काफी अच्छी जगह है। तो याद रखना है, बरगी बांध, भेड़ा घाट, बंदर कूदनी, 64 योगिनी मंदिर, ये हो गई जबलपुर की चीजें। अब एक चीज और, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है किसके किनारे? नर्मदा के। उसके पश्चात आप देख सकते हैं जबलपुर के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये पहुंचती है नरसिंहपुर में। जबलपुर के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये पहुंचती है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में देखिए नर्मदा नदी के द्वारा जो जलप्रपात है वो कई सारे जलप्रपात है, लेकिन कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़ा बहुत बड़े हैं, है ना। जो बहुत बड़े हैं या फिर जिनकी अलग से ही कोई विशेषता है उन्हीं जलप्रपातों को पढ़ना है और सारे जलप्रपातों को याद रख पाना आपके लिए संभव ही नहीं होगा। नरसिंहपुर में आती है और नरसिंहपुर में यह बनाती है एक छोटा जलप्रपात 3 मीटर ऊंचा, एक 3 मीटर ऊंचा छोटा जलप्रपात बनाती है। उसके पश्चात शुरू जो इसकी असली कहानी शुरू होती है नर्मदा नदी की वो होती है होशंगाबाद से। होशंगाबाद में पहुंचती है नरसिंहपुर के बाद, एकदम लोकेशन याद रखना है, नरसिंहपुर के बाद ये पहुंचती है होशंगाबाद में। होशंगाबाद यहां से यहां पर है होशंगाबाद में पचमढ़ी नामक स्थान।
पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की महादेव पहाड़ी पर स्थित है पचमढ़ी, और यही पास में है सतपुड़ा मैकल श्रेणी या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची। आ गया समझ में? तो ये है पचमढ़ी। यहाँ पर किस जिले में, ये भी पूछा जाता है, पचमढ़ी किस जिले में है? तो पचमढ़ी स्थित है होशंगाबाद जिले में। और पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये है महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा, महादेव पर्वत का हिस्सा। ठीक है, पचमढ़ी है कहां पर? महादेव पर्वत में। और महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है एक नदी तवा, है ना। ये तवा नदी जो है ये इटारसी मैं यहां पे लिखती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इटारसी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। और इटारसी किस जिले में है? इटारसी है होशंगाबाद जिले में। आ रहा है समझ में? अब देखिए पचमढ़ी जो महादेव पर्वत है यहां से निकलती है तवा नदी, ये मैं बनाती हूं। और तवा नदी जो है ये इटारसी में, यहां पे इटारसी है, इटारसी में तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। क्या याद रखना है? तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा पुल, तो ये कौन सा है? तवा नदी पुल, तवा नदी पर बनाया गया है ना। उसके बाद तवा नदी दक्षिण की ओर आकर मिल जाती है नर्मदा नदी से। नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी से ये मिल जाती है। और कहां पे मिलती है? ये होशंगाबाद में मिलती है। एक तवा नदी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है, पुल तो आपने देखा ही, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध परियोजना, सबसे लंबा बांध कहां का? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध। देखिए लंबा, बड़ा, ऊंचा, इसमें आप थोड़ा अंतर समझा करो क्योंकि आप पढ़ने के दौरान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध एमपी का कहां पर है? तवा नदी पर ही बनाया गया है। तवा नदी पर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता अगर जिसने भी पढ़ा ना हो। तवा नदी परियोजना या तवा नदी बांध, तवा नदी परियोजना के अंतर्गत तवा नदी पर बांध बनाया गया। ठीक है, तो तवा नदी में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने क्या क्या देखे कि ये निकलती कहां से है? महादेव पर्वत से निकलती है। इटारसी में तवा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। इसके अलावा तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। तवा नदी इटारसी से दक्षिण की ओर आती है और यहाँ पर होशंगाबाद में नर्मदा नदी में मिल जाती है। आ रहा है समझ में? होशंगाबाद किस नदी के पास है? ये है नर्मदा नदी के पास। ठीक है, यहाँ पर मेन फोकस आपको केवल ये नहीं देखना है कि कहाँ पे बांध है, कहाँ पे जलप्रपात है। आपको मैं जिलों को भी याद करवाने के लिए मैंने ये चीज, जो ये टेक्निक है, ये अपनाई है ताकि आपको जिले भी याद हो जाए और साथ ही साथ आपको ये पता चले कि किस नदी के तट पर कौन सा जिला बसा हुआ है। तो होशंगाबाद की चीजें खत्म हो गई। अब आते हैं होशंगाबाद से, आप ये देख सकते हैं अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये देवास और हरदा के एकदम सीमा रेखा में बहती है नर्मदा नदी। ये होशंगाबाद से ये आती है एकदम देवास और हरदा की सीमा रेखा में बहती है ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दो बहुत ही प्रमुख स्थान है, बहुत ही प्रमुख, एकदम याद रखना है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। देखिए देवास में एक जगह है नेमावर। देखिए हंडिया और नेमावर आपको दो नाम मिलेंगे अगर पूछ लिया जाता है कि हंडिया या फिर नेमावर किस जिले में स्थित है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा नदी के आप उत्तर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देवास जिला, और देवास जिले में एक स्थान है, इसका नाम है नेमावर।
पूछा जाता है नेमावर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसके? नर्मदा के। नेमावर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? देवास जिले में। नर्मदा के उत्तर की ओर आप देख सकते हैं ये है नेमावर, और नर्मदा के दक्षिण की ओर आप यहाँ पर ये देखिए, ये स्थान है हंडिया। क्या है? हंडिया। हंडिया भी हमेशा पूछा जाता है। अब हंडिया इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है ये आपको आगे पता चलेगा। नेमावर है देवास में, जबकि हंडिया कहां पर है? हरदा में है, बहुत ही पास, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये दोनों स्थान, लेकिन फिर भी एक स्थान देवास जिले में है तो दूसरा स्थान जो हंडिया है वो हरदा में है। याद रहेगा, ह से हंडिया और ह से हरदा। इसके पश्चात नर्मदा नदी, ये देख सकते हैं आप, इस सीमा रेखा से ये क्रॉस कर जाती है खंडवा में। खंडवा में तो नर्मदा नदी का इतना ज्यादा महत्व बढ़ गया है, या फिर इतना ज्यादा महत्व हो गया है कि यहाँ पे आप जब पढ़ोगे आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर खंडवा है, अब खंडवा में आती है नर्मदा नदी और ये कुछ इस प्रकार से ये मुड़ जाती है। देखिए मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है यहाँ पे, क्योंकि एकदम आपको एक्यूरेट डाटा मिलता भी नहीं है कहीं पर इतना ज्यादा, लेकिन मैंने एकदम मतलब लगभग मैंने जो नदियों का मुड़ाव और ये सब मुड़ा जाना है ये सब लगभग मैंने सही बनाया है। ठीक है, तो ये खंडवा में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ये आप देख सकते हैं। खंडवा में पहुंचते ही एक यहाँ पर खंडवा में स्थान है हरसूद, ये यहाँ पे। ठीक है, तो खंडवा में एक स्थान है, मैं सब में एक बार राउंड कर देती हूं ताकि आपको अंतर पता चल सके आपने कौन कौन से पढ़ लिए। तो क्या देख रहे थे हम? हाँ, हम देख रहे थे खंडवा। खंडवा में एक स्थान है हरसूद। जो हरसूद है ये नर्मदा का जो जल है यहाँ पर काफी एकत्रित हो गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे नर्मदा का जल जो है वो बिखर गया है ना। और ये जो हरसूद है ये काफी विवादित क्षेत्र भी है। और हरसूद में एक स्थान है हनुवंतिया टापू, पूछा जाता है। हरसूद के पास एक स्थान है हनुवंतिया टापू, ये करंट का विषय भी है। जो हनुवंतिया टापू है ये पूछा जाता है कि किस जिले में स्थित है। तो हनुवंतिया टापू जो है वो खंडवा जिले में स्थित है, हरसूद नामक स्थान के पास स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल है। कौन सा? हनुवंतिया टापू। ये है कहां पर? ये है हरसूद खंडवा में। हरसूद खंडवा में। देखिए कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहां से, एक एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को। ठीक, तो ये हो गया हरसूद। उसके पश्चात नर्मदा नदी दक्षिण की ओर आती है, और दक्षिण की ओर यहां पर, पहले आप यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ये यहां पर है नर्मदा नदी में एक परियोजना चलाई जा रही है, उसका नाम है पुनासा डैम, या फिर इसी का नाम है, यहां पे लिख देती हूं मैं, ये जो पुनासा आप देख रहे हैं ये इसे कहते हैं पुनासा डैम। ये स्थान ही है पुनासा, पुनासा डैम या पुनासा बांध, या फिर इंदिरा गांधी परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा अभी। इंदिरा गांधी परियोजना, या फिर इसे ही कहते हैं इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना क्या नाम है? ये है कहां पर? सबसे पहले नाम देख लेते हैं, पुनासा डैम, या फिर इसे ही कहते हैं इंदिरा गांधी परियोजना, या फिर इसे ही कहते हैं इंदिरा सागर परियोजना। ये है कहां पर? ये है खंडवा में। किस नदी पर बना है? ये बना है नर्मदा नदी पर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसके अंतर्गत वो ये है, यहां पे लिख रही हूं, मध्य प्रदेश का
सबसे बड़ा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर परियोजना या फिर इंदिरा गांधी परियोजना या फिर पुनासा डैम। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा तो तवा नदी परियोजना का भी डैम है, उसके द्वारा भी बनाया गया डैम है तवा नदी पर भी, और बड़ा तो ये भी है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तवा नदी परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है तवा नदी पर, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। लंबा और बड़ा में अंतर होता है। इसके अलावा जो ये पुनासा डैम है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना या फिर इंदिरा सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। लंबा और बड़ा आपको याद रखना है। ये हो गया। अब देखिए ये जो इंदिरा सागर परियोजना है, ये जो यहाँ पर चल रही है, इस परियोजना के तहत इसका जो जल है वो आगे कहाँ पर? सरदार सरोवर परियोजना। देखिए ये अभी निर्माणाधीन है, इंदिरा सागर अभी तैयार नहीं हुआ है। ये हो गई सरदार सरोवर परियोजना हो गई, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के जल से ही बनाई जा रही है, नर्मदा नदी पर ही बनाई जा रही है। तो ये सब अभी निर्माणाधीन है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो इंदिरा सागर परियोजना या फिर इंदिरा गांधी बांध का पुनासा डैम का जो जल है, इसके जल को आगे जाकर महेश्वर एक परियोजना है वहां पर और सरदार सरोवर परियोजना में या फिर सरदार सरोवर बांध में भेजा जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो है ही। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हर डैम के पास एक झील होती है, कृत्रिम झील कहते हैं। पहले से नहीं होती, डैम के बाद हो जाती है। अब ये क्यों हो जाती है, इसका ये जो कारण है, ये जानना आपका भारतीय भूगोल का विषय है, इंडियन ज्योग्राफी का विषय है। अगर मैंने बताया है, हाँ मैंने बताया है अपने लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस को आप देखिए, नदियों का जो चैप्टर है वहां पे मैंने बताया है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर देखना कि ये जो बांध है उनके आसपास झीलों का निर्माण कैसे हो जाता है। ये कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। तो ये जो पुनासा डैम है, पुनासा डैम या इंदिरा गांधी डैम, इसके पीछे इसके आसपास एक झील का निर्माण हो गया है। झील कैसी? कृत्रिम झील, पहले से नहीं थी, बांध बनाने के बाद बनी है। कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी झील। पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी झील मध्य प्रदेश में कहाँ है? हम लोग सोचेंगे मध्य प्रदेश में झील, भोपाल के अलावा तो हमने कहीं झील पढ़ा ही नहीं। तो ये कहाँ पर है? ये है खंडवा में। और कहां पर? पुनासा डैम के आसपास। अब ये क्यों बन जाती है झील, ये आप उसमें पढ़ोगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। फिर आप यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे यहां पे ये लिखा हुआ है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप है, उसका नाम है मांधाता। नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप है, उसका नाम है मांधाता। पूछा जाएगा मांधाता किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के? नर्मदा नदी के। तो नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप है, उसका नाम है मांधाता। और मांधाता द्वीप में स्थित एक बहुत ही प्रमुख स्थल है जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जबकि मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर है। तो यहां पर स्थित है खंडवा में। कई सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ओमकारेश्वर किस द्वीप में स्थित है? मांधाता द्वीप में। किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में। किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर स्थित है मांधाता द्वीप और उसी पर बसा हुआ है ये ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। इसका ओमकारेश्वर नाम क्या हुआ? मैं हमेशा चर्चा लगभग मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ओम की इस जो शेप, सॉरी नाम नहीं, इस क्षेत्र का जो शेप है, जो आकार है, वो ओम की आकृति का है। इस कारण से इसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया। तो ये हो गया ओमकारेश्वर। उसके बाद खंडवा के बाद अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं खरगोन में। आप यही समझो कि हम शेयर कर रहे हैं। हम पहुंचते हैं कहां पर? खरगोन में। खरगोन में पहुंचने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ लाइक भी। तो ये हो गया खंडवा। खंडवा के बाद अब हम चलते हैं खरगोन में। हम खरगोन में पहुंच गए। खरगोन में नर्मदा नदी के उत्तर में आप यहाँ पर देखें, ये स्थान है बड़वा। ये स्थान है बड़वा। आ रहा है समझ में?
बड़वाह में आप कर लीजिए मार्क। बड़वाह का पूछा जा सकता है, बड़वाह किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है खरगोन जिले में। बड़वाह जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो देखिए ये है बड़वाह। एक मिनट। ये है बड़वाह और हरदा में आप देखिए ये है हंडिया। हम यहाँ की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं और एक यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की। अक्सर किताबों में लिखा रहता है, नर्मदा नदी जब भी आप पढ़ोगे अक्सर किताबों में आप लिखा पाओगे कि हंडिया और बड़वाह के मध्य नर्मदा नदी में दो जलप्रपात है। नर्मदा नदी दो जलप्रपात बनाती है हंडिया और बड़वाह के मध्य। हंडिया कहाँ है, हरदा में, याद रखिएगा। ये बड़वाह कहाँ है, ये है खरगोन में। ये जो दो जलप्रपात बनाती है इनके मध्य देखिए कौन सा जिला पड़ रहा है, हरदा और खरगोन के मध्य पड़ रहा है खंडवा जिला। खंडवा जिले में ही दो जलप्रपात बनाती है, दो जलप्रपात, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूं खंडवा में। कौन कौन सा, एक बनाती है मानधार जलप्रपात और दूसरा बनाती है दर्दी जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बनाती है मानधार जलप्रपात, एक बनाती है दर्दी जलप्रपात। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और ये जो दोनों ये जो मानधार जलप्रपात है ये बनता है नर्मदा और छोटी तवा के संगम होने पे। तवा नहीं, तवा तो होशंगाबाद में मिल जाती है। एक नदी है छोटी तवा जो कि खंडवा में नर्मदा से आकर के मिलती है और यहीं पर बनता है मानधार जलप्रपात। पूछा जा सकता है कि मानधार और दर्दी किस जिले में है या किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो यह है हंडिया और बड़वाह के बीच में। उसके पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ मंडलेश्वर है, मंडलेश्वर भी नर्मदा नदी के तट पर है और यह है खरगोन जिले में। उसके बाद है महेश्वर। महेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश्वर एक ऐसा स्थान है जो कि दो जिलों में बटा हुआ है या फिर दो जिलों में इसकी सीमाएं लगती हैं। एक तो ये है खरगोन में और दूसरा है धार में, दोनों पढ़ने को मिलेगा, खरगोन भी मिलेगा और धार भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका कुछ क्षेत्र खरगोन में है और इसका कुछ क्षेत्र जो है वो धार में है। यहाँ पे धार जिला है यहाँ पे, ठीक है। और महेश्वर में एक बहुत ही सुंदर सा जलप्रपात बनाती है लगभग 18 मीटर ऊंचा और उसका नाम है सहस्त्रधारा। महेश्वर में 18 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम है सहस्त्रधारा। और महेश्वर किस नदी के तट पर है, ये है नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। महेश्वर वही माहिष्मती वाला। और ये समझ लिया आपने। फिर खरगोन के पास आती है, खरगोन के बाद आती है ये बड़वानी में। बड़वानी भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और बड़वानी के पश्चात ये देखिए ये यहाँ पर धार से सीमा बनाते हुए ये यहाँ पर चली जाती है मध्य प्रदेश से बाहर। मध्य प्रदेश से बाहर हल्का सा महाराष्ट्र में टच करती है, पहुंच जाती है गुजरात में। गुजरात में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, डायरेक्टली हम देखेंगे। अब हम ये मैपिंग वाला सिस्टम नहीं करेंगे क्योंकि नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पर ये बताना आवश्यक था। इनमें से जो भी चीजें आपको समझ में ना आई हो वो चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी ही आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।